प्रकाश की राज चैनल के दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं एसआर बॉस, जो सीनियर क्लास 1 अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, रिटायर हो चुके हैं तथा बौद्ध महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान समय में सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को देखते हैं तथा दलित चिंतक भी हैं। आज उनसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, कि आपसे जानना चाहते हैं कि ये बड़ा चर्चा का विषय था कि सोनिया गांधी 9 मार्च को घोषणा करेंगी कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं, और शामिल ही नहीं हो रही हैं बल्कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बन रही हैं। और बड़ा ही लोग आशा लगाए थे, लेकिन 9 मार्च पूरा गुजर गया, ऐसी कोई घोषणा नहीं आई। क्या बाधा आई? कौन नहीं चाहता है कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में आए? इस विषय में आप प्रकाश डालें सर। सबसे पहले मैं भी प्रकाश की राह चैनल के दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम कहूंगा। जी सर, नमो। और गौतम सर, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद सर को अपने चैनल के साथ मुझे जोड़ने के लिए। आज आपने जो एक बात कही कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में लगभग आना उनका तय हो चुका था जी, लेकिन फिर भी अचानक ये घोषणा 9 तारीख को होनी थी, लेकिन अचानक ये घोषणा रुक क्यों गई? जी, मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े बाद में बताऊंगा जी, लेकिन कुछ इसके पृष्ठभूमि में हम बताएं कि जब से ये इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है, जी, जी, इसके जो घटक दल हैं जी, वो शुरू से ही अपना अपना राग आलापते चले आ रहे हैं। शुरू से जी, एकजुटता तो इनमें शुरू से ही नहीं दिखी, और जब तक एकजुटता के साथ कोई काम नहीं किया जाता है, मन के साथ काम नहीं किया जाता है, तो उसमें बाधाएं आना स्वाभाविक। जी, और वही गठबंधन में हुआ। यहाँ तक कि जो इस इंडिया गठबंधन को के जो सूत्रधार थे वो स्वयं ही गठबंधन को छोड़ करके विपक्षी गठबंधन में चले गए। जी, जी। आप अन्य दलों की क्या बात कही जाए? नीतीश की बात कर रहे हैं लगता है। हाँ, मैं नीतीश की बात कर रहा हूँ सर। तो अन्य दलों की क्या बात की जाए? लेकिन जी। चूंकि सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, जी, जी, जो भाजपा के बाद दूसरी राजनीतिक पार्टी है, जी, जिसका वोट बैंक, वोट आधार पूरे देश में है, जी, तो उस पार्टी की एक जिम्मेदारी विशेष रूप से आ जाती है, क्योंकि उसको चुनाव हर प्रदेश में लड़ना है, कहीं कम कहीं ज्यादा सीटों से, जी, लेकिन लड़ना उसको पूरे देश में है और उसका वोट आधार भी पूरे देश में है। जी हाँ। तो इसलिए से नैतिक जिम्मेदारी या कार्य जिम्मेदारी कांग्रेस की ज्यादा आती है। बाकी दल तो सब क्षेत्रीय हैं। जी हाँ। लेकिन हम ये बार बार देख रहे थे, आप भी सुन रहे होंगे, कि बसपा को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी जी, कि बसपा गठबंधन में नहीं आ रही, जबकि बसपा भी तीसरी राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, तीसरी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी। हाँ, फिर भी जो है उसको गठबंधन में नहीं शामिल कर रहे थे लोग। हाँ, अब शामिल क्यों नहीं कर रहे थे? ये अपनी अपनी सोच या अपने अपने हित ही देख रहे थे। आपने कुछ सुना होगा, इधर करीब 2-3 साल से एक चल रहा है श्रमण संघ। जी हाँ। उसका जो कंसेप्ट है कि जो 29 लाख संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन हैं, जी, ये बहुत बुरी तरह से अहम वहम के शिकार है। बिल्कुल सही है। और ये अहम वहम के शिकार होने की वजह से ये सोचते हैं कि हम ही हैं जो कुछ हैं, बाकी तो सब बेकार है। जी हाँ। यही स्थिति राजनीतिक दलों की भी है। जी हाँ। जो क्षेत्रीय दल है, भले ही उनकी उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में उनकी गवर्नमेंट हो, उनका आधार वोट वहीं हो, लेकिन राजनीति पूरे देश की करना चाहते हैं। जी, अपना वर्चस्व पूरे देश के हिसाब से बनाना चाहते हैं। और जो पार्टियां जैसे कांग्रेस हुई या बीएसपी हुई, जो राष्ट्रीय पार्टियां जिनका वोट बैंक है, उनका वोट का आधार पूरे देश में है, जी हाँ, उनको ये लोग समझते ही नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की राय बहुत कठिन थी, अभी भी कठिन लग रही है, लेकिन कांग्रेस की दरियादिली के कारण
या वो अपनी जिम्मेदारियों के कारण जी वो समझ रही थी कि को हम अगर मजबूती से नहीं आगे लाएंगे तो शायद इंडिया गठबंधन सफलता की ओर नहीं बढ़ेगा जी और हम भाजपा को हरा नहीं पाएंगे। जी तो अंदर खाने से इस कांग्रेस ने बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती से बात भी किया और 25 सीटों पर शायद उनकी सहमति बनी, जैसा कि सूचनाएं आ रही थी। जी सही और है। 25 सीटों पर सहमति इंडिया के अन्य दलों के साथ भी हो गई। वो एक अलग चीज है कि कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत हो रही थी अन्य स्टेटों में भी, लेकिन विशेष रूप से यूपी की बात आती है तो यूपी में 25 सीटें पर बहन जी एग्री हो गई थी, जबकि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में वो 37 सीटों पर लड़ी थी। 38 38 सीटों पर लड़ी थी। जी तो उस पोजीशन में की अपेक्षा अगर हम देखें तो बीएसपी ने अपना काफी पॉजिटिव रुख दिखाया। हाँ, नर्म रुख जो रखा। 38 से गए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी जी क्योंकि ये छुड़वैया दल है, जो एक प्रदेश स्तर के ही दल है, भले ही उनकी सरकार रही हो, जी भले ही उनका वोट बैंक कहने को ज्यादा रहा हो, लेकिन उनकी हठधर्मिता के कारण, उनकी सोच के कारण वो सोचते हैं कि दलित वोट भी हमारा ही है, मुस्लिम वोट भी हमारा ही है, और इसी वजह से ये उसमें पेच फंसा दिया कि जैसा कि सुना जा रहा है कि मुस्लिम सीटें सिर्फ सपा लड़ेगी, यानी हम लड़ेंगे। अच्छा बीएसपी को उसमें कुछ नहीं, वो 8-9 सीटें हैं, शायद 7-8 सीटें या 8-9 सीटें ऐसे ही हैं। जी जबकि बहन जी ने जो 25 सीटें मांगी थी, जी सहमति बनी थी, तो उसमें से 10 वो सीटें हैं जो पिछली बार उनके सांसद बने थे, जी जी और 17 सीटें, सॉरी 27 सीटें वो थी जिन पर वो नंबर 2 पर रहे थे। जी नंबर 2 पर क्या 1000 से 5000 तक की लीड से हारी थी वो। जी 27 सीटें 27 सीटें बहुत बड़ी बात है। तो अब वो 27 सीटें जो 1500 या 5000 तक की मार्जिन से हारी थी, उन सीटों पर दावेदारी बनती है। जी बिल्कुल बनती है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर 25 में इस तरह की व्यवधान पैदा होते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल उस पर एग्री नहीं करेगा। जी और संभवतः उसी वजह से इस पर कुछ घोषणा होने में विलंब हुआ। लेकिन मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ, जी जान पा रहा हूँ कि इसमें देर सवेर, आज नहीं तो कल, जैसा कि अन्य लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि हो सकता है 10-15 दिन बाद, 2-4-5 दिन बाद इसकी घोषणा हो जाए। यानी आपका कहना है 15 मार्च जो मनोहर का 15 मार्च को भी हो सकता है, जो मनोहर काशीराम का जन्म दिवस पर। जी जी जी, तो उस पर भी ये घोषणा हो सकती है। आचार संहिता का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा सोचना अभी गलत है। भले ही वो बहन जी ने ट्वीट कर दिया हो, ट्वीट किया हो, ये तो एक राजनीतिक चाल होती है, राजनीतिक अपनी एक नीति होती है कि हम कैसे काम करें, कैसे आगे बढ़ें। ये भी हो सकता है जी। तो इस वजह से ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि बीएसपी इस इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही है। मैं समझता हूं कि अभी हमें इसको इंतजार करना होगा और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन जी। तो ये मैं कहूंगा। और उसके साथ अगर हम आप लोगों की तरफ जाएं 2009, 2014 और 2019 के चुनाव की तरफ जी, तो 2009 में इन आंकड़ों से हम ये कहना चाहेंगे कि बीएसपी किसी से भी कम नहीं रही है। आप बीजेपी को तो छोड़ दीजिए जी, आज भी उसके पास 19% 19 समथिंग % वोट है जी, जो स्थानीय निकाय में प्राप्त हुआ उसको। जी, और 2019 की लोकसभा में उसके 19% वोट था जी, और विधानसभा 2022 में 12.88% था। जी, वो मैं समझता हूँ किसी भी मामले में वो बीएसपी को कम नहीं आंका जाना चाहिए। और जो लोग कम आंक रहे हैं वो शायद अपना अहम वहम के कारण या अपनी औकात कुछ ज्यादा ही आंक रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, ये समाजवादी पार्टी की तरफ मैं बात कर रहा हूं, जी, क्योंकि इस गठबंधन में बीएसपी को रोकने का काम सिर्फ समाजवादी पार्टी ही अगुवाई कर रही है। अन्य दल सहयोगी हो सकते हैं,
बट अगुवाई वही कर रही है। जबकि जी आप ये देखें अगर समाजवादी पार्टी के 2009 में इन्होंने 23 सीटें जीती थी, 23% वोट था। जी बीएसपी ने 20 सीटें जीती थी, 27.42% वोट बैंक था इनका। कितना 27 कांग्रेस की पॉइंट कोई स्थिति यही रही है, दो दो एक एक सीटें पाई है, उसको चर्चा ना करें। जी 2014 में देखें तो बीएसपी शून्य थी, जी लेकिन और वोट परसेंटेज 19.6 था। बहुत था। ये तो, और सपा की 5 सीटें थी और उनका वोट बैंक 22.2% था। जी ये तो 14 का है। वोट परसेंटेज का एक आंकड़े हैं जो जादूगरी होती है। कहीं किसी कारण से वोट बैंक तो है, वोट 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 मिला उनको, जी लेकिन सीटें नहीं निकल पाई। उसके कुछ कारण होते हैं, वो तो बहुत लंबा विषय है। जी वहीं अगर हम 2019 में देखें जी तो बीएसपी को 10 सीटें मिली जी और वोट परसेंटेज उनका 19.26 था। जी समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, जी वोट परसेंटेज 17.96 था। अब आप यहाँ एक बात और देखें कि 2014 में भी सपा को 5 और 2019 में भी 5। जी हाँ अब वोट जी। परसेंटेज 22 से घट करके 17.96 रह गया। इसका मतलब घटा है वोट। इनका वोट घटा है। जी सीटें उतनी ही रही हैं, लेकिन वोट परसेंटेज में करीब 5%, 6% की गिरावट आई। जी जी अब हम अगर चूंकि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट इनको पूरा का पूरा मिला था समाजवादी पार्टी को, जी हाँ इसकी वजह से समाजवादी पार्टी अलायंस को 125 सीटें निकली थी उनकी जी और 36% वोट बैंक था। जी और बीएसपी का 12.88 था, लेकिन सीट एक ही निकली थी। जी इसमें एक चीज और है, सपा इन्हीं आंकड़ों की वजह से कि मेरे तो 111 सीटें हैं शायद इनकी, हाँ गठबंधन अलायंस के लोगों की और हैं, जैसे आरएलडी की 8 हैं, राजभर की शायद 6 हैं, ऐसे दारा सिंह, संजय निषाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश प्रजापति, धर्म सिंह सैनी आदि इनकी भी सीटें थी। जी कुल मिलाकर के, और अच्छा इन सभी का जो वोट परसेंटेज था वो करीब 10.5% के आसपास इनको मिला था। और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी से बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं पूरी तरह से। जी आरएलडी तो चला गया भाजपा में। एनडीए में, अरे उसमें एनडीए में। जी तो अन्य दल भी वो लगभग वहीं जा चुके हैं, राजभर भी गए हैं वहीं पर, संजय निषाद, दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी सब जा चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी राजनीतिक दल अपना अलग बना लिया है। जी तो इस तरह से अगर हम 36% में थे 10.5% घटा देते हैं तो 25.50 यानी 25.5% वोट इनको बचता है। जी जी लेकिन यहाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्या 2022 के चुनाव में जब जी इनको 36% मिला था तो इनको मुस्लिम पूरा का पूरा वोट मिला था, हाँ ये बिल्कुल इतना कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। जी यहाँ तक कि एमआईएम के तो कैंडिडेट भी कम थे, कहीं कहीं 2-3 कैंडिडेट शायद लड़े थे। बीएसपी को बिल्कुल वोट नहीं मिला मुस्लिम का, कांग्रेस को भी नहीं मिला, सपा को भी मिला। जी और मुस्लिम वोट जो यूपी में है करीब लगभग 20% है। जी अगर हम 20% उसको मार्जिन मतलब कम कर दें, जी ना 20% कम करें, 15% कम कर देते हैं, तो इनके पास बचता क्या है? 10% तो बचता है। जी और 10% का वोट बैंक वाला आदमी इतना आगे आगे उछल रहा है, इतना अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है जी कि उसके अलावा और कोई है ही नहीं। कांग्रेस तक को भी नहीं समझ रहा है वो तो। जी बसपा की बात तो छोड़िए, कांग्रेस को भी नहीं कुछ समझ रहा है, सीटें अपनी तरफ से बांट रहे हैं वो। जी हाँ तो ये एक बहुत बड़ी अपने अंदर जो प्राउड लिए बैठे हुए हैं, और ये प्राउड की वजह से ही इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। जी अगर ये बिल्कुल प्राउड सही जिस दिन कहा। खत्म कर लेंगे तो इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा। हम एक चीज और कहना चाहेंगे यहाँ पर सर, क्या गौतम सर, जी सर क्या है? आप सामान्य सी बात है, हम्म मान लीजिए यूपी है, जी यूपी में समाजवादी पार्टी ने लगभग 37 सीटों में चुनाव लड़ा था, जी 5 पर जीत मिली इनको। जी बसपा 38 पर लड़ी और इनको 10 सीटें मिली। जी कांग्रेस अलग थी। जी हाँ आज की स्थिति और पहले की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। बिल्कुल बीजेपी का जो ग्राफ था वो ऊंचा था, जी पब्लिक का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा था। जी हाँ आज बीजेपी के खिलाफ पब्लिक बिल्कुल एकजुट से दिख रही है। जी हाँ ऐसी पोजीशन को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऐसी पोजीशन में पब्लिक ये चाहती है कि जो व्यक्ति, जो दल, जी जो चेहरा विशेष बीजेपी को हराने में कामयाब हो, सक्षम हो, जी जी उसको शामिल किया जाए।
जी। मोदी जी के सामने आज की तारीख में एनडीए में कोई भी चेहरा नहीं है बिल्कुल नहीं है। जो मोदी जी की बराबरी कर सके, उनका सामना कर सके। जी, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं क्या है। अखिलेश कर पाएंगे, क्या ममता कर पाएंगी, या केजरीवाल कर पाएंगे, या राहुल कर पाएंगे? उत्तर इसका नेगेटिव ही आएगा, कोई नहीं कर पाएगा। जी हाँ। एक ही चेहरा ऐसा है, वो बहन मायावती का है। जी, बहन मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई और उनको इंडिया गठबंधन ने अपना प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। जी, तो मेरा अपना आह्वान है कि देश का जितना भी दलित वर्ग का वोट है, जी, दलित को साथ-साथ मुस्लिम वोट भी जी। एक तरफा गिरेगा इंडिया गठबंधन के पास। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। यहाँ तक कि भरभरा, कहते हैं ना, एक गाँव की कहावत है, भरभरा करके वोट गिरेगा। जी, जी, इसमें जी। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और इस बात को ये इंडिया गठबंधन के छुटभइये नेता, छुटभइये छोटे-छोटे दल नहीं समझ रहे हैं। वो जी, समझते हैं कि हम तो अगर 40 सीटों पर लड़ेंगे, 45 सीटों पर लड़ेंगे तो हम 45 जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। जी, अगर ये छोटे-छोटे समझौते कर लें, जैसे आरएलडी जो एनडीए में गया, जी, इनकी हठधर्मिता के कारण गया। जी हाँ। नहीं, पुराना इनका साझेदार था, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चला गया वो। तो जी, इस तरह से अपने आप को सैक्रिफाइस करने की भी जरूरत है छोटे-छोटे दलों को। और ऐसे दल अगर सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि एनडीए का कोई मुकाबला कर पाएगा। और इसमें बहन जी को लाना बहुत ही जरूरी है। उनकी असल में उनका आकलन करते किससे हैं? सिर्फ कहते हैं कि उनकी तो एक सीट है, एक विधायक है। अरे जी, भाई, एक विधायक है, लेकिन उनका नाम कितना बड़ा है, ये भी तो देखिए। भाई, आपके पास, इनके पास भी जब 17% वोट होता था, 18%, 17.96, तब भी इनके पास 5 सीटें थी। जी, या उसके पहले 22% वोट था, सीटें भी उतनी 5 थी। जी, और बहन जी के पास 13% वोट है, 12.88, तो उनके पास एक विधायक है। एक विधायक से आकलन करना ही गलत हो रहा है। ये दूसरे को नीचा दिखाने के कारण, नीचा कम आकलन करने के कारण ही ये स्थिति पैदा हो रही है। भाई, अगर वोट परसेंटेज को अगर देखें, राष्ट्रीय पार्टी कोई बसपा अचानक थोड़ी बन गई है। अगर उसका वोट बैंक हर प्रदेश में ना होता, तो कैसे राष्ट्रीय पार्टी रहती? बिल्कुल इस सही बात बात। को इंडिया गठबंधन के दलों को सोचना चाहिए। जी, और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ दुरुस्त होगी। और जैसा कि सबका आकलन है, सब लोग कह भी रहे हैं कि बसपा बहुत ही जल्दी इंडिया गठबंधन में आकर के प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर एनडीए को कोई बचाने वाला नहीं होगा। और अगर दुर्भाग्य से अगर ऐसा नहीं हो पाया, इन छोटे-छोटे दलों की हठधर्मिता के कारण ऐसा नहीं हो पाया, तो मोदी जी को रोकने वाला कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, बहुत मैं सही, बहुत इसी सही इसी आकलन आपने दिया बात है। को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। गौतम सर। सर, आपने बहुत अच्छा आकलन दिया है कि बसपा के बगैर इंडिया गठबंधन जीत हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बसपा का ऑल इंडिया में वोट है और ये छोटे-छोटे दल जो हैं, इनका क्षेत्रीय वोट है, एक प्रदेश में है, दूसरे में नहीं है। तो ये जीत नहीं दिला पाएंगे। जैसे आरएलडी जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन छोड़ करके जब एनडीए की तरफ गए, तो ना उसे सपा ने रोका, ना कांग्रेस। कांग्रेस ही बड़ा दिल दिखा करके रोकती तो एक और कमजोरी आई। इंडिया गठबंधन में एक दल और उधर चला गया, जिससे भाजपा और मजबूत, एनडीए मजबूत हुआ। अब अगर बसपा को नहीं लेते हैं तो और कमजोर होगा। आपके आकलन से हमारे दर्शक काफी संतुष्ट होंगे और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो इस कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। जो आज की चर्चा हुई है उस पर कमेंट्स जरूर दें। क्या बगैर इंडिया गठबंधन, क्या बगैर बसपा को साथ लिए क्या चुनाव जीत सकती है या नहीं जीत पाएगी? चुनाव जीतने के लिए बसपा का साथ होना जरूरी है। इस पर कमेंट्स जरूर दें। तो सभी साथियों को नमस्कार, फिर मिलेंगे। नमस्कार।